नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। शेयर बाजार ने इस हफ्ते अपना नया ऑल टाइम हाई छुआ है, लेकिन ये बढ़त सभी निवेशकों को बराबर फायदा नहीं दे रही। कई रिटेल निवेशक अभी भी अपने पोर्टफोलियो में नुकसान देख रहे हैं, क्योंकि उनके होल्डिंग्स ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है, जहां हाल ही में काफी दबाव बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार में इस समय जो तेजी दिखाई दे रही है वो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स की वजह से है। मतलब इंडेक्स ऊपर दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे कई छोटे और मझोले शेयर ऐसे हैं जो अभी भी कमजोर बने हुए हैं, जिससे रिटेल निवेशकों के रिटर्न प्रभावित हो रहे हैं। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के वी के विजय कुमार का मानना है कि छोटे शेयरों में बिना सोचे समझे निवेश करना सबसे बड़ी गलती है। कई निवेशक मान लेते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स हमेशा बड़ा रिटर्न देंगे, जबकि हकीकत यह है कि उनके वैल्यूएशन अक्सर अस्थिर होते हैं और गिरावट का जोखिम ज्यादा रहता है। सैमको सिक्योरिटीज की अपूर्वा शेठ भी यही कहती हैं कि इंडेक्स का रिकॉर्ड हाई पूरे बाजार की असली तस्वीर नहीं बताता। ऊपर से लगता है कि हर किसी ने पैसा कमाया, लेकिन जब स्टॉक्स को अलग अलग देखा जाए तो पता चलता है कि बड़ी संख्या में कंपनियां अभी भी गिरावट में हैं। बाजार के आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। टॉप 750 शेयरों में से 716 एक साल से ज्यादा समय से लिस्टेड हैं, और इनमें से सिर्फ 252 शेयर ऊपर हैं, जबकि 464 शेयर नीचे फिसले हैं। लगभग 268 कंपनियां 20% से ज्यादा टूटी हैं, जबकि सिर्फ 117 कंपनियां ही 20% से ऊपर चढ़ी हैं। जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है, वहीं निफ्टी माइक्रो कैप 250 लगभग 10% नीचे और निफ्टी स्मॉल कैप 250 करीब 9% नीचे है। यही वो हिस्से हैं जहां रिटेल निवेशकों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है, इसलिए उनके पोर्टफोलियो पर दबाव साफ दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक बाजार के सभी हिस्सों से सकारात्मक संकेत नहीं मिलते। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए साफ सलाह है कि पोर्टफोलियो में विविधता रखें, कमजोर स्मॉल कैप से दूरी बनाएं और बड़े मजबूत बिजनेस वाली कंपनियों पर ध्यान दें। वीके विजय कुमार के अनुसार छोटे शेयर निकट और मध्यम अवधि में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, यानी रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में सुधार तभी आएगा जब वो मजबूत ग्रोथ वाली लार्ज कैप और चुनिंदा मिड कैप कंपनियों में शिफ्ट करेंगे। एनएसई ने घोषणा की है कि क्वालिटी वॉल्स इंडिया को 5 दिसंबर से निफ्टी 50 में शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के आइसक्रीम बिजनेस के डीमर्जर के बाद एक अलग कंपनी बन चुकी है। इंडेक्स में से अस्थायी रूप से जीरो प्राइस पर डमी HDLVR नाम से जोड़ा जाएगा, जब तक इसकी वास्तविक कीमत तय नहीं होती। डीमर्जर के बाद क्वालिटी वॉल्स कई बड़े इंडेक्स जैसे निफ्टी 100, निफ्टी FMCG, निफ्टी 500 और कई थीमेटिक और फैक्टर बेस्ड इंडेक्स में भी शामिल होगी। मैनेजमेंट का मानना है कि डीमर्जर के कारण मार्जिन में 50 से 60 बेसिस पॉइंट का फायदा मिलेगा और इस यूनिट की ग्रोथ पहले से मजबूत दिख सकती है। FIIs ने नवंबर में अब तक लगभग 3,765 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की है, लेकिन मार्केट में आते रिकॉर्ड हाई और मैक्रो डेटा मजबूत होने से माहौल तेजी वाला बन रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में FIIs कभी खरीदार बने तो कभी विक्रेता, जैसे साफ दिख रहा है कि उनकी रणनीति हालात देखकर बदल सकती है। भारत की GDP ग्रोथ दूसरी तिमाही में 8.2% रही, जो अनुमान से काफी ऊपर है, और इससे घरेलू बाजार का भरोसा और बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरिंग की 9.1% ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट में तेजी दिखाने वाले संकेत अर्थव्यवस्था की मजबूत रफ्तार का सबूत दे रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स ने 14 महीने बाद नए रिकॉर्ड हाई छुए हैं, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियों की कमाई Q3 और Q4 में और बेहतर दिख सकती है। वित्त वर्ष 2027 में 15 से 16% कमाई बढ़ने की उम्मीदें भी बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रही हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 7.9% की ग्रोथ दिखाती है कि खर्च बढ़ रहा है, और यही खर्च आगे चलकर निवेश को फिर से तेजी देगा। यही कारण है कि घरेलू मैक्रो डेटा अब बुल्स के लिए बड़ा सपोर्ट बन गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बदलाव FIIs को फिर से खरीदारी की तरफ खींच सकते हैं। PNGRB यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने गैस ट्रांसमिशन टैरिफ की नई घोषणा कर दी है, जो अप्रैल 2028 की जगह अब जनवरी 2026 से लागू होगी। टैरिफ 58.6 से बढ़ाकर 65 MMBTU कर दिया गया, लेकिन कंपनियां लगभग 78 MMBTU के उम्मीद कर रही थीं, इसलिए ये बढ़ोतरी बाजार को कमजोर लगी। गेल इंडिया के शेयर में 6.5% से ज्यादा गिरावट इसलिए आई क्योंकि बाजार पहले से ही बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी को प्राइस कर चुका था। जैसे ही असल नंबर आए और उम्मीद से कम निकले, निवेशकों ने तुरंत सेलिंग शुरू कर दी और दबाव बढ़ता गया।
कंपनी की फाइनेंशियल हालत मजबूत है, बड़ा रिजर्व, कम कर्ज और क्लीन शेयर होल्डिंग, लेकिन इसकी ग्रोथ पूरी तरह रेवेन्यू मॉडल और सरकारी नीतियों पर निर्भर रहती है। इसलिए जब तक बड़ा टैरिफ हाइक नहीं मिलता, कंपनी तेज ग्रोथ दिखा नहीं पाती। नया रेट 1 जनवरी से लागू होगा और कमाई में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन बड़ा गेम अब 2028 वाली अगली समीक्षा में देखने लायक होगा। कल की गिरावट का असली कारण सिर्फ इतना था कि मिला हुआ फायदा बाजार की उम्मीद से काफी कम था। सेबी ने प्रभुदास लिल्हाद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 15 दिसंबर से 7 दिन तक नए असाइनमेंट लेने से रोक दिया है। संयुक्त जांच में पाया गया कि कंपनी ने क्लाइंट फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, मार्जिन रिपोर्टिंग में गलतियां की, कई अकाउंट समय पर सेटल नहीं किए और बिना मंजूरी पेनल्टी का बोझ ग्राहकों पर डाल दिया था। जांच में ये भी सामने आया कि जुलाई 2021 की 3 तारीखों पर कंपनी का जी वैल्यू नेगेटिव था, यानी क्लाइंट्स के खातों में जितनी राशि होनी चाहिए थी उतनी उपलब्ध नहीं थी। कंपनी ने इसे कोविड से जुड़े ऑपरेशनल मुद्दे बताया, लेकिन सेबी को इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसलिए सेबी ने साफ कहा कि ये गंभीर उल्लंघन है और इसी वजह से 7 दिन का प्रतिबंध लगाया गया है ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो सके। सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि सभी रेगुलेटेड एंटिटीज और उनके एजेंट्स अपने सोशल मीडिया पेजों पर अपना रजिस्टर्ड नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से दिखाएं। कारण ये है कि निवेशकों को अब सोशल मीडिया पर असली और अनरेगुलेटेड स्रोतों में फर्क करना मुश्किल हो रहा है, जिससे गलत दिशा में ले जाने वाले कंटेंट का खतरा बढ़ जाता है। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो या कंटेंट में कोई गारंटीड रिटर्न, गलत जानकारी या ऐसा कोई वादा नहीं होना चाहिए जो कानून के खिलाफ हो। सेबी का मानना है कि इससे निवेशकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और फाइनेंशियल कंटेंट की पारदर्शिता बढ़ेगी। मीशो अपना बहुचर्चित आईपीओ अगले हफ्ते खोलने जा रहा है, जो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। कंपनी ने प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए रखा है और ऊपरी कीमत पर इसका वैल्यूएशन करीब 50,096 करोड़ रुपए बैठता है। आईपीओ में निवेशक कम से कम 135 शेयरों के लॉट में बोली लगा सकेंगे और पूरा इशू स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बांटा गया है। क्यूआईबीज के लिए 75%, एनआईआईज के लिए 15% और रिटेल के लिए 10%। अलॉटमेंट 8 दिसंबर और लिस्टिंग 10 दिसंबर को हो सकती है, जबकि एंकर निवेशक 2 दिसंबर को हिस्सा लेंगे। बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ निमेश चंदन का कहना है कि कंपनी आईपीओस को लेकर काफी चयनात्मक नजरिया अपनाती है। उनका मानना है कि कई नए आईपीओस अच्छे बिजनेस वाले हैं, लेकिन वैल्यूएशन के मामले में सतर्क रहना जरूरी है। इसलिए वो सिर्फ चुनिंदा ऑफर्स में ही हिस्सा लेते हैं, जैसे ग्रो और रूबिकॉन रिसर्च। उन्होंने समझाया कि बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी के मुताबिक बुल मार्केट में कई आईपीओस ओवरप्राइज्ड होते हैं, इसलिए इन्हें बिना सोचे समझे पीछा नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि बाजार में आ रही ज्यादातर कंपनियां डिजिटल, टेक या हाई ग्रोथ सेक्टर से जुड़ी हैं, जो लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव साइन है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ने अहमदाबाद के वस्त्रापुर में एक नया हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खरीदा है, जिसका सेलेबल एरिया 2.6 लाख स्क्वायर फीट है। इसकी बिक्री क्षमता करीब 400 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये कंपनी का गुजरात में 24वां प्रोजेक्ट होगा। कंपनी का कहना है कि प्रीमियम हाउसिंग में मांग मजबूत बनी हुई है और वे साल के बाकी हिस्से में गुजरात, बेंगलुरु और एमएमआर में और नए प्रोजेक्ट जोड़ने की तैयारी में है। पिछला ट्रेडिंग सेशन शेयर 592 रुपए पर बंद हुए। हालांकि इस साल स्टॉक में करीब 33% की गिरावट आई है। आईसीआईसीआई बैंक ने 3,945 करोड़ रुपए जुटाए हैं टियर 2 बेसल 3 कंप्लायंट बॉन्ड्स के जरिए, जिन्हें 1 करोड़ रुपए फेस वैल्यू वाली 3,945 डिबेंचर्स में प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में जारी किया गया। इन बॉन्ड्स पर 7.40% का कूपन रेट है और 15 साल की मैच्योरिटी है, जिसमें 10 साल बाद कॉल ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा बैंक को आरबीआई से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी में 100% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी भी मिल गई है। ये मंजूरी कुछ शर्तों के साथ है, जिनमें पीएफआरडीए की क्लियरेंस भी शामिल है। एनटीपीसी ने बताया कि उसके और महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के कंसोर्शियम द्वारा भेजे गए सिन्नार थर्मल पावर लिमिटेड के रेजोल्यूशन प्लान को एनसीएलटी दिल्ली ने मंजूरी दे दी है। ये कंपनी काफी समय से इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में फंसी हुई थी और अब मंजूरी मिलने के बाद इसका 1350 मेगावाट वाला कोयला आधारित प्लांट दोबारा शुरू किया जा सकेगा। इस मंजूरी के बाद अगला कदम एनसीएलटी के आदेश और कानूनों की शर्तों को पूरा करना होगा, तभी प्लान लागू होगा। कंपनी का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ और पिछले 1 साल में यह करीब 10% नीचे है, यानी निवेशकों के लिए अभी भी इसमें दबाव बना हुआ है।
कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने इटली की एकेडमिया टूएड के साथ मिलकर एक नई सब्सिडियरी बनाने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य भारत में एक इंटरनेशनल लेवल का फुटवेयर डिजाइन और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट तैयार करना है। नई कंपनी में KICL की 51% हिस्सेदारी होगी और वो इसके लिए 5 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी लगाएगी। ये नई यूनिट बनने के बाद KICL की संबंधित पार्टी मानी जाएगी, लेकिन प्रोमोटर्स की इसमें कोई निजी आर्थिक हिस्सेदारी नहीं होगी। कंपनी का शेयर पिछले एक साल में 600% से ज्यादा चढ़ चुका है, यानी इस स्टॉक में निवेशकों की तेज उम्मीदें साफ दिखाई देती हैं। टाइटन बायोटेक ने शेयर स्प्लिट का ऐलान किया है। अब 10 रुपए वाले एक शेयर की जगह 2 रुपए फेस वैल्यू वाले 5 शेयर मिलेंगे, जिससे शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी और लिक्विडिटी भी बेहतर होगी। स्टॉक हाल के हाई से काफी नीचे आ चुका है, लेकिन जून के निचले स्तर से अब भी 160% से ज्यादा रिकवर कर चुका है। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज के शेयर में शुक्रवार को 18% तेजी इसलिए आई क्योंकि NCLT ने NSL और उसके ट्रेडर्स के बीच लंबे समय से रुकी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम में 5600 से ज्यादा ट्रेडर्स को करीब 1950 करोड़ रुपए देने का रास्ता साफ हो गया है, जिनके पैसे 2013 से अटके हुए थे। HDFC बैंक पर RBI ने 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि बैंक ने ब्याज दरों, KYC और आउटसोर्सिंग से जुड़े कुछ नियमों का सही पालन नहीं किया। RBI की जांच में पाया गया कि बैंक ने कुछ लोन कैटेगरीज में कई बेंचमार्क इस्तेमाल किए और KYC चेकिंग बाहरी एजेंसी को दे दी, जो नियम के खिलाफ है। तेजस नेटवर्क्स को सरकार की PLI स्कीम के तहत 84.95 करोड़ रुपए की पहली किश्त मिल गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के इंसेंटिव का 85% हिस्सा है। बची हुई राशि भी गाइडलाइंस के मुताबिक जल्द मिलने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे कमजोर रहे, जहां टेक्नोलॉजी बिजनेस में तेज गिरावट के कारण कंपनी को भारी नुकसान हुआ और रेवेन्यू करीब 90% तक घट गया। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर भी काफी टूट चुका है, जिससे निवेशकों की चिंता अभी भी बनी हुई है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस ने लिस्टिंग के बाद पहला तिमाही नतीजा जारी किया और कंपनी ने जोरदार प्रदर्शन दिखाया है। सितंबर 2025 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 29.7% बढ़कर 102.2 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 85.4 करोड़ रुपए था। कंपनी की ऑपरेशनल आय भी अच्छी बढ़त दिखा रही है, जो 20.8% उछलकर 2096 करोड़ रुपए हो गई है। ये पिछले साल की तुलना में काफी मजबूत है और पिछली तिमाही के 2894.5 करोड़ से भी बेहतर है, जिससे कंपनी की ग्रोथ ट्रैक साफ दिखाई देती है। EBITDA में शानदार 44.5% की बढ़ोतरी के साथ ये 414.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जिससे कंपनी का मार्जिन भी बढ़कर 16.52% से 19.76% हो गया। ये दिखाता है कि कंपनी न सिर्फ ज्यादा कमा रही है, बल्कि ज्यादा कुशलता से कमा रही है। हालांकि कुल खर्च 18% बढ़कर 1980 करोड़ रुपए हो गया, फिर भी कंपनी ने मजबूत प्रॉफिट और मार्जिन बनाए रखा। बाजार ने भी इसे पॉजिटिव लिया और शुक्रवार को लेंसकार्ट का शेयर 1.01% बढ़कर 411 रुपए पर बंद हुआ। वारी एनर्जीज पर ध्यान रहे क्योंकि कंपनी को एम्पेन एनर्जी ट्रांजिशन से 350 MW का बड़ा मॉड्यूल सप्लाई ऑर्डर मिला है। कंपनी की पिछली तिमाही बहुत मजबूत रही थी। रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिट और EPS सब तेजी से बढ़े थे, इसलिए किसी भी पॉजिटिव न्यूज का सीधा असर शेयर के मूड पर देखने को मिल सकता है। वारी एनर्जीज ने हाल में लाइफ टाइम हाई भी छुआ था और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी, इसलिए मौजूदा लेवल पर बाजार फिर से तेजी पकड़ सकता है। ऊपर 3500 से 3600 के आसपास रुकावट और नीचे 3000 के करीबी मजबूत सपोर्ट दिख रहा है, इसलिए सोमवार को इसका रिएक्शन काफी दिलचस्प हो सकता है। मुथूट माइक्रोफिन में खबर यह है कि कंपनी करीब 450 करोड़ रुपए हाई यील्ड बॉन्ड्स के जरिए जुटाने जा रही है। ये फंड रेजिंग कंपनी की ग्रोथ जरूरतों के लिए मददगार होगी, लेकिन ध्यान रहे कि छोटे NBFCs में परफॉर्मेंस अक्सर उतार चढ़ाव वाला होता है, इसलिए इनके नतीजे हर तिमाही बहुत स्थिर नहीं रहते। मुथूट माइक्रोफिन का शेयर फिलहाल 190 के आसपास मजबूत सपोर्ट बनाए हुए है और 200 के ऊपर निकलना इसके लिए अहम रहेगा। पिछली तिमाही में मार्जिन गिरने की वजह से प्रॉफिट काफी नीचे आया था, इसलिए सोमवार को बाजार फंड रेजिंग वाली खबर को कैसे लेता है, इस पर नजर रखनी होगी। ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ी अपडेट ये आई कि गोल्डमैन सैक्स ने गोल्ड के लिए अगले साल $5000 प्रति आउंस का टारगेट दिया है, जबकि अभी कीमत लगभग $4100 के आसपास है। यानी अगर ये अनुमान सही बैठा तो गोल्ड लगभग 22 से 23% तक महंगा हो सकता है और इसका फायदा सीधे गोल्ड ETF और गोल्ड लोन NBFCs को मिलता है। गोल्ड ETF जैसे निप्पॉन, HDFC, कोटक, टाटा और एक्सिस के फंड गोल्ड प्राइस के साथ ऊपर बढ़ते हैं, इसलिए गोल्ड पर बुलिश ट्रेंड आने पर ये फंड भी तेजी दिखा सकते हैं। निवेशक गोल्ड आधारित ETF या डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शन को भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से जुड़े होते हैं।
अगर गोल्ड बढ़ता है तो मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। इन एनबीएफसीज के पास ग्राहकों का गिरवी रखा हुआ सोना वैल्यू में बढ़ जाता है, जिससे उनका जोखिम कम होता है और लोन पर रिटर्न भी सुधरता है। इसी वजह से पिछले 1.5 साल से इन दोनों के शेयरों में तेजी देखी गई है। मोतीलाल ओसवाल ने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर बाय रेटिंग और मजबूत अपसाइड टारगेट दिए हैं, जिनमें कोफोर्ज, टाटा स्टील, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टीवीएस मोटर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक अगले 1 साल में इन स्टॉक्स में 18 से 26% तक की संभावित तेजी देखी जा सकती है। कोफोर्ज जैसे आईटी स्टॉक को अच्छे ऑर्डर पाइपलाइन और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड की उम्मीदों के कारण सकारात्मक रेटिंग मिली है। वहीं टाटा स्टील को स्टील प्राइस रिकवरी और कैपेक्स साइकिल से लाभ मिल सकता है, इसलिए इसे भी अगले हफ्ते की वॉच लिस्ट में रखने की सलाह दी गई है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का तर्क बीमा सेक्टर की रिकवरी और प्रीमियम ग्रोथ पर आधारित है, जबकि टीवीएस मोटर्स को लगातार मजबूत सेल्स और नए प्रोडक्ट्स की वजह से पसंद किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिफेंस ऑर्डर्स की मजबूत पाइपलाइन इसे लंबे समय के लिए एक स्थिर विकल्प बनाती है। सितंबर तिमाही के नतीजे पूरे हो चुके हैं और अब ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स भी निकाल दी हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी रिजल्ट्स की पूरी समीक्षा करके स्टॉक्स टू वॉच की एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें अगले 12 महीनों के लिए इनके टारगेट भी दिए गए हैं। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स हाल की गिरावट के बाद और ज्यादा आकर्षक हो गया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका टारगेट 815 रखा है, जबकि अभी ये करीब 531 पर चल रहा है। यानी ब्रोकरेज के मुताबिक यहां से लगभग 53% तक की संभावित बढ़त दिख रही है। अस्त्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स में भी तेज गिरावट आई है, जिसके बाद इसका अपसाइड और बढ़ गया है। कंपनी का टारगेट 1300 है और स्टॉक अभी करीब 933 पर है, इसलिए यहां भी लगभग 40% रिटर्न की संभावना मानी जा रही है। मिश्रा धातु निगम का टारगेट 460 तय किया गया है और स्टॉक फिलहाल लगभग 329 पर ट्रेड कर रहा है। इस आधार पर ब्रोकरेज इसे करीब 40% की संभावित बढ़त वाला स्टॉक मान रहा है। आरती फार्मा लैब्स का टारगेट 970 रखा गया है, जबकि मौजूदा कीमत करीब 700 चल रही है। हाल की गिरावट के बाद इसमें लगभग 38% तक की संभावित बढ़त बनती दिख रही है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग में भी अपसाइड का दायरा बढ़ गया है। कंपनी का टारगेट 1120 है और स्टॉक अभी करीब 866 पर उपलब्ध है, यानी यहां लगभग 29% तक रिटर्न की संभावना बताई जा रही है। इंजीनियर्स इंडिया का टारगेट 250 है और मौजूदा भाव लगभग 197 के आसपास है। इस हिसाब से इसमें करीब 27% का संभावित रिटर्न निकल कर आता है।